चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76, थोड़ा सा मैंने वन लाइनर क्वेश्चन ले लिया है ये, राइट। तो शुरुआत में थोड़ा सा कठिन ले लेते थे, तो आज थोड़ा सा शुरुआत हम कैसे कर रहे हैं, सरल प्रश्न से कर रहे हैं, राइट। तो अनुच्छेद 76 में किस पदाधिकारी का उल्लेख है? एडवोकेट जनरल का है, अटॉर्नी जनरल का है, सॉलिसिटर जनरल का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए। और ये 76 है, इसमें एक ऐसे पदाधिकारी का नाम है जो संघ की कार्यपालिका का हिस्सा है। किसकी? संघ की कार्यपालिका का। और इसी के पैरेलल आप देखेंगे कि राज्य स्तर पर भी इसी तरह के पदाधिकारी का उल्लेख है आर्टिकल 165 में। तो 76 सेंट्रल में है और स्टेट में 165। फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी स्क्रीन पर पहली बॉल है, जरा इसको खेलिए, बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप लोग। तो अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, महान्यायवादी, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका, तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन पदाधिकारी आते हैं, आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपके राष्ट्रपति हो गए जो नाम मात्र की कार्यपालिका हैं और जिनमें संघ सरकार की समस्त कार्यपालिक शक्ति निहित है। दूसरे आपके प्रधानमंत्री हैं जो आपके, क्षमा कीजिएगा, इसमें उपराष्ट्रपति को भी लेंगे, यानी उपराष्ट्रपति हैं। यद्यपि इनके पद के साथ कोई कार्य नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इन्हें एक स्थायी काम दे दिया गया है कि भाई आप राज्यसभा के क्या बने, आप सभापति के रूप में काम करते रहें और सभापति के रूप में आपको वेतन भत्ता मिलता रहेगा। लेकिन आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है कि किसी वजह से अगर ये पद रिक्त हो जाता है उस कंडीशन में, या ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो गया। इसलिए उपराष्ट्रपति को हम संघ की कार्यपालिका में शामिल करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रीलिम्स में तो ये क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन इंटरव्यू में यह प्रश्न किया जाता है कि भाई उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो फिर उन्हें संघ की कार्यपालिका का हिस्सा क्यों माना जाता है, जरा बताइए। तो आप बताएंगे कि संघ की कार्यपालिका का हिस्सा मानने का जो प्रमुख वजह है वो ये है कि अगर कभी भी राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, या इनका पद रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति इनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और राष्ट्रपति में संघ की समस्त कार्यपालिक शक्ति दी गई है। ठीक है, अब आ जाइए। तीसरे कौन हैं आपके? प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री क्यों हैं? आर्टिकल 74 की धारा 1 कहती है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो अगला कौन हो गए आपके? मंत्री परिषद हो गई। अब इस मंत्री परिषद के अंदर ही कुछ और ऑर्गन्स आ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? इसी के अंदर एक मंत्रिमंडल है, राइट नाउ, जिसका संविधान में, मूल संविधान में तो उल्लेख नहीं था, लेकिन पहली बार 44वें संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद 352 में एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वर्तमान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में एक जगह है, लेकिन उसके कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। कर्तव्यों का उल्लेख किसका है? मंत्री परिषद का है। तो मंत्रिमंडल भी आ जाता है। अब आ जाइए, जैसे ये बात आएगी तो इसके आगे फिर आते हैं आपके महान्यायवादी। कौन आते हैं? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी को भी संघ की कार्यपालिका का हिस्सा माना गया है। क्यों माना गया है? इनसे रिलेटेड बहुत सारे कर्तव्य हैं, इनके कुछ फंक्शन होते हैं जिन पर आगे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो आगे जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे चर्चा करते जाएंगे। तो महान्यायवादी पर अटॉर्नी जनरल, स्टेट लेवल पर भी एक पद होता है जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल कहां होता है? सेंटर में होता है, और एडवोकेट जनरल स्टेट में होता है आर्टिकल 165 के तहत। तो 76 के तहत महान्यायवादी की जो भूमिका केंद्र सरकार के मामले में है, वही राज्य स्तर पर एडवोकेट जनरल की भूमिका आर्टिकल 165 के तहत राज्य सरकार के मामले में है।
राइट नाउ। तो जब राज्य सरकार पढ़ाएंगे, राज्य सरकार से रिलेटेड जब क्वेश्चंस लेकर के आएंगे तो वहां विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहां से जुड़े हुए अन्य प्रश्न भी। अब जरा आगे के प्रश्न पर आइए। आगे का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इसको पढ़िए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। कार्यवाहक राष्ट्रपति, यस, यानी उसको हम संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख नहीं है प्रीति बेटा, लेकिन हम राज्य व्यवस्था की भाषा में हम उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बोल देते हैं, ठीक है ना। कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आपके या तो उपराष्ट्रपति काम करते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी कर सकते हैं, और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। एक और खास बात है, स्वयं राष्ट्रपति भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं उस कंडीशन में जब उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी वजह से राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं कराया गया हो। तो जब तक निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता है आकर के, तब तक वही राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम करते रहते हैं। राइट नाउ ये बात स्पष्ट होती है आर्टिकल 156 की धारा 1C के तहत। इज इट क्लियर? चलिए, सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आ जाइए जरा इस पर विचार करते हैं, क्या कह रहा है ये। सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र स्तर पर भी संसदीय प्रणाली है और राज्य स्तर पर भी। आर्य बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है, यानी केंद्र में भी संसदीय सरकार है और राज्य स्तर पर भी सरकार है। उसके ये कुछ लक्षण दिए हैं, जरा इन लक्षणों पर आप चर्चा कीजिए। राइट नाउ अगर 52 से लेकर के 78 तक अगर संघ की कार्यपालिका को देखें तो ये कैसी है? संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कैरेक्टर दिए हैं, जरा इनमें से बताइए कौन कौन सा कैरेक्टर सही है। तो यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है, पहला। दूसरा, मंत्री विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। तीसरे, इसमें सरकार की नीतियों की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है। ये 3 कैरेक्टर दे दिए हैं। अब जरा टैगलाइन को समझ लीजिए। टैगलाइन क्या कह रही है? सही नहीं है। सही नहीं का मतलब है कि सत्य नहीं है। तो जरा बताइए इसमें से कौन सत्य नहीं है? यह एक स्थिर सरकार प्रदान करती है, राइट। तो यह क्या है? यह सही नहीं है, ठीक। स्थिर सरकार कौन देती है? अध्यक्षात्मक सरकार देती है। क्यों देती है अध्यक्षात्मक सरकार में? क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति का जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है और वो अपनी पसंद से मंत्रिपरिषद गठित करता है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होती है। और विधायिका जो राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद काम कर रही होती है, विधायिका उसे अविश्वास प्रस्ताव पारित करके पदच्युत नहीं कर सकती। लेकिन यहां पर संसदीय सरकार में जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के लिए काम करती है, उसे विधायिका अविश्वास प्रस्ताव करके पदच्युत कर सकती है और उसकी जगह दूसरी मंत्रिपरिषद को बिठा सकती है। तो यह स्थिर सरकार नहीं दे सकती। पॉइंट की क्लैरिटी है? यह करेक्टर होता है। तो यह क्या हो गया? गलत हो गया। मंत्री विधायिका कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, तो यह क्या है आपका? सही है। क्या है? यह सही कथन है, ठीक। अब आ जाइए, इसमें सरकार की नीतियों की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। निरंतरता कैसी होगी? अभी अगर मान लीजिए जैसे 1977 में जब चुनाव हुए थे तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और मुश्किल से 2-2.5 साल सरकार चला पाए, मुश्किल से। फिर किसको बना दिया आपने? यानी चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए और फिर भी वो सरकार नहीं चल पाई। मध्यावधि चुनाव हुए, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत में आई और जब श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो उनकी भी फिर हत्या हो गई और फिर राजीव गांधी। तो आप देख रहे, फिर आप आगे आप आ जाइए, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी बने, फिर HD देवगौड़ा बने, फिर इंद्र कुमार गुजराल बने। तो निरंतरता कैसे रहेगी नीतियों में? राइट नाउ ये संभव नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये एक दिक्कत आती है। तो ये फैक्ट है ये। अब इसका क्या हो गया? ये चारित्रिक विशेषता हुई। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो एक अलग बात हो गई, मेरिट डिमेरिट अलग बात हो गई। अब आ जाइए इसमें से, तो इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया है? तो वो मेंस का क्वेश्चन बनेगा। प्रीलिम्स में भी उस तरह से क्वेश्चन सेट होता है। तो अभी तो केवल इसका विश्लेषण आप समझिए। अब ये कह रहा है सही नहीं है, तो 1 सही नहीं है और 3 सही नहीं है, तो 1 और 3 आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका C, यानी 1 और 3 सही नहीं है, 2 सही है।
यानी मंत्री कार्यपालिका का भी सदस्य होता है, विधायिका का भी सदस्य होता है। विधायिका का सदस्य कैसे हुआ? आर्टिकल 75 की धारा 5 कहती है, क्या कहती है कि मंत्री पद ग्रहण करने के बाद संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य अगर 6 महीने के अंदर नहीं होता है तो मंत्री पद पर नहीं रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री विधायक भी यानी विधायिका का भी सदस्य होता है और मंत्री परिषद में रहने की वजह से वो कार्यपालिका का भी सदस्य होता है, और इसी को बोलते हैं दोहरी सदस्यता। यानी कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं उनकी दोहरी सदस्यता होती है, एक कार्यपालिका की और दूसरे किसकी? विधायिका की। पॉइंट, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। यह स्थिति अध्यक्षीय में नहीं होती है, यानी अमेरिकी जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसमें यह स्थिति नहीं होती कि जो वहां की मंत्री परिषद में जिसको लिया जाएगा वो विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता, और अगर विधायिका के सदस्य को मंत्री परिषद में ले लिया है तो वहां पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। या ये विधायक जो कार्यपालिका है, राष्ट्रपति की जो मंत्री परिषद है, अगर इसका कोई मेंबर विधायिका का चुनाव जीत लेता है वहां, तो फिर यहां उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। यानी आप एक समय में अध्यक्षीय प्रणाली में या तो आप मंत्री परिषद में रहेंगे या आप विधायिका में रहेंगे। लेकिन हमारे यहां पर क्या है कि मंत्री परिषद में रहने के लिए विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है। बिना विधायिका के सदस्य के आप मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हो सकते, केवल 6 महीने तक रह सकते हैं। यह हमने अपने यहां एक क्लॉज दे दिया है। ब्रिटेन में तो यह भी नहीं है, तो ध्यान से आप समझिएगा, 1 और 3 सही नहीं है, केवल 2 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा प्रश्न का उत्तर? फटाफट आंसर दीजिए बेटा। निम्नलिखित पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए। बहुत उम्दा खेलते हैं आप लोग। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा, संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था को अस्वीकार किया गया है। जरा बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन, अब यह कह रहा है असत्य कौन सा है? सत्य नहीं पूछा है, इसमें असत्य पूछा गया है। तो असत्य को आइडेंटिफाई कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा? यस, प्रश्न का उत्तर मिलने में इतनी देरी कैसे हो रही है? मनीषा वर्मा कर लीजिए, उत्तर आ गया 3 का बी। ओके, असत्य कौन सा है? रितु कुशवाहा वेरी गुड, प्रीति सिंह वेरी गुड, पूजा जोशी वेरी गुड। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। आगे जो भी हैं फटाफट आंसर दीजिए, गलत दे देंगे तो क्या हुआ, राइट? राम दुलारे वेरी गुड, कमल पाल वेरी गुड। बहुत शानदार उम्दा खेल रहे हैं आप लोग, राइट? देखिए, गलत उत्तर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उत्तर देना बहुत जरूरी है। और जो लोग बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो वो भी उत्तर दिया करें, राइट ना? जरूरी है उत्तर देना, कुछ नहीं। अगर चूंकि आप कमेंट में देंगे तो कमेंट में भी दे सकते हैं, लेकिन वो संभव होता नहीं है आप लोगों से। तो एक क्या रखें, जो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हैं वो एक कॉपी अपने साथ रखें, और जैसे जैसे क्वेश्चन आता जा रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पर आया तो आंसर की ओर मत चले जाइए, डिस्कशन की ओर। पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए, राइट नाउ? तो ये तरीका है आपका। तो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये कैसे? तो ध्यान से आप समझिएगा, ये आपकी सरकार है और सरकार में देखिए इसका फिगर क्या है, सरकार, ये कार्यपालिका हो गई। कार्यपालिका में अब कौन हो गए आपके? नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसमें कौन है आपके? राष्ट्रपति हैं। और वास्तविक कार्यपालिका, यानी जो वास्तव में इस शक्ति को प्रयोग करती है,
वो कौन हो गई? आपकी मंत्रिपरिषद हो गई, जिसके हेड कौन है? आपके पीएम हैं। और ये हो गई आपकी 2 सदन हैं विधायिका के, यानी विधायिका ले लीजिए यहां, विधायिका, विधायिका और विधायिका 2 सदनीय हैं। एक है आपकी लोकसभा और दूसरी है आपकी राज्यसभा। अब देखो ये बिल्कुल सही है, लोकसभा में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और ये इसके प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह बनाई गई है। तो राज्यसभा में भी प्रश्न किए जाते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में भी प्रश्न किए जाते हैं, और इन मंत्री द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत ही आवश्यक है, यानी संवैधानिक बाध्यता है, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। और वो आपके उसका टाइम पीरियड भी फिक्स होता है कि भाई शून्यकाल, प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल में जब प्रश्न किया जाएगा तो उसका उत्तर देना पड़ेगा आपको, वो विधिक जिम्मेदारी है आपकी। तो आप देख रहे हैं प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। राइट नाउ निंदा प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं, ये विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं, ये राइट, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं राइट नाउ जो सरकार को नियंत्रित किया जाता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये बिल्कुल सही है पहला वाला कथन। अब आइए, संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था को अस्वीकार किया गया है, ये गलत है। हमारे यहां पर केंद्र में भी संसदीय सरकार है और राज्य में भी संसदीय सरकार का स्वरूप है, राज्य स्तर पर भी। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा असत्य है? तो असत्य है आपका सेकंड, तो आंसर हो जाएगा बी। और जो कि आप सभी लोगों ने उत्तर दिया है, बी को टिक किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। मनीषा वर्मा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए, यानी इनमें से सही कथन कौन सा है, जरा उसके बारे में पता लगा करके बताइए। यस, संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित किया गया है। क्या यह कथन सही है? महान्यायवादी को संसद द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है, यानी जो महान्यायवादी को वेतन भत्ते मिलेंगे उनका निर्धारण क्या संसदीय अधिनियम से होता है। कथन ए और बी दोनों सही हैं और डी है उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा? आर्टिकल 76 आपने पढ़ा होगा, उस आर्टिकल 76 को ध्यान में रखते हुए आप इसका उत्तर दे सकते हैं। उसमें स्पष्ट तौर पर यह बातें लिखी हुई हैं। राइट, तो आंसर दीजिए फटाफट, क्या उत्तर होगा इसका? रितु कुशवाहा, 4 का बी। ओके, महान्यायवादी को संसद द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। ओके, आगे बढ़िए, फटाफट आंसर दीजिए बेटा, जो लोग भी हैं। मनीषा वर्मा, डी। ओके, चलिए और आगे बढ़िए। कोई नहीं, गलत उत्तर देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन आंसर देना बहुत जरूरी है। इन प्रश्नों से तो आपको रूबरू होना पड़ेगा। यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी इस तरह के प्रश्नों से रूबरू होना पड़ेगा। पीजीटी का एग्जाम कोई भी देने जा रहे हैं तब भी इस तरह के प्रश्नों से रूबरू होना पड़ेगा। यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ऑप्शनल लेवल पर। राइट, चलिए, एक मत नहीं है आप लोग। पूजा जोशी डी कह रही हैं, आर्य कह रहे हैं 4D, प्रीति सिंह भी डी पर जा रही हैं, कमलपाल सी पर गए हैं, राम दुलारे डी। ओके, चलिए भाई, मैं बता देता हूं आपको, यह स्टेटमेंट गलत है। संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 76 कहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक आप अपने पद पर रहेंगे, और जैसे ही राष्ट्रपति की इच्छा नहीं रहेगी आपको अपने पद से पदच्युत कर दिया जाएगा। यानी 76 में महान्यायवादी के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, संविधान ने निश्चित नहीं किया है। राइट, परंपरा यह है कि अगर सरकार बदलती है, जैसे अगर मान लीजिए एक सरकार आई आपके, उसने महान्यायवादी की नियुक्ति की और किसी वजह से अगर उस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया
और उसकी जगह दूसरी सरकार आई उसी लोकसभा के कार्यकाल में, तो उसके साथ ये महान्यायवादी भी त्यागपत्र दे देता है। क्यों? क्योंकि उसकी अनुशंसा पर ही इसकी नियुक्ति हुई है। पॉइंट की क्लैरिटी है। ये आपकी कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब ये परंपरा है हमारी संसदीय व्यवस्था की। तो आ जाइए, ये ए गलत हो गया। महान्यायवादी को संसद द्वारा पारिश्रमिक मिलता है, कथन ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका निर्धारण भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। यह बात भी अनुच्छेद 76 में लिखी हुई है। कथन ए और बी दोनों सही हैं, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। आशा करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गई होगी, एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। विशेष सूचना यह है कि कल आपकी संघ की विधायिका पर हम लोग बात करेंगे। कार्यपालिका आज हमारी बाइंड अप हो जाएगी, राइट। कल हम विधायिका पर बात करेंगे, यानी संसद पर, यानी संघ की विधायिका। तो अच्छे से पढ़ के आइएगा। आर्टिकल 79 से लेकर के 123 तक पढ़ करके आइएगा, राइट। विधायिका को लेकर के अनुच्छेद 79 से लेकर के और अनुच्छेद 123 तक अच्छे से पढ़ के आइएगा। संघ की विधायिका, उस पर चर्चा होगी, राइट। अच्छे से पढ़ के आइएगा, कल रिवीजन करके आइएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता है? भाई, संसदीय सरकार की विशेषताएं हैं, यानी हमने पहले क्या लिया था? इंडिविजुअल लिया था। अब हमने एज अ होल ले लिया। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो यह कह रहा है संसदीय सरकार की विशेषता क्या है? तो बहुमत दल का शासन, क्या ये इसकी विशेषता है? दोहरी कार्यपालिका, क्या ये इसकी विशेषता है? सामूहिक उत्तरदायित्व इसकी विशेषता है। शक्तियों का पृथक्करण इसकी विशेषता है। ये 4 विशेषताएं दी हुई हैं। उनमें से संसदीय सरकार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली बात, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो आंसर आज मिलना शुरू हो गया है। मनीषा 5th का सी, प्रीति सिंह डी, पूजा जोशी सी, ओके अजय, ओके आर्यन 5th का सी। यानी सब लोग सहमत नहीं है आंसर को लेकर के, यानी मत भिन्नता है। आ जाइए, बहुमत दल का शासन है, यह बात बिल्कुल क्लियर है। लोकसभा में या राज्य स्तर पर विधानसभा में जो राजनीतिक दल स्पष्ट बहुमत में आएगा वही मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, तो बहुमत दल का शासन हो गया। दोहरी कार्यपालिका बिल्कुल सही है। दोहरी कार्यपालिका यानी संसदीय सरकार में दोहरी कार्यपालिका होती है। एक कौन होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट, जिन्हें हम नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं। सिद्धांत रूप में सभी शक्तियां उन्हीं को दी होती हैं। तो केंद्र स्तर पर कौन हो गए? राष्ट्रपति, और राज्य स्तर पर कौन है आपके? राज्यपाल। अब आ जाइए वास्तविक कार्यपालिका, और वो कौन है? मंत्रिपरिषद। केंद्र में प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं और राज्य में मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, राइट। तो ये दोहरी कार्यपालिका हो गई। अब आइए सामूहिक उत्तरदायित्व, तो ये भी बात बिल्कुल सही है सामूहिक उत्तरदायित्व की, राइट। आर्टिकल 75 की धारा 3 कहती है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, राइट। तो स्टेट लेवल पर भी अगर 163 और 164 को ध्यान से आप पढ़ेंगे, राइट, 164 को तो उसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि किसके प्रति? विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। शक्तियों का पृथक्करण, ये किसकी विशेषता है? ये विशेषता है अध्यक्षीय प्रणाली की। किसकी? अध्यक्षीय सरकार की विशेषता होती है, सरकार की विशेषता होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 सी। तो जिन लोगों ने सी उत्तर लगाया था वो बिल्कुल सही दिशा में था, और जिन लोगों ने थोड़ा सा दूसरा विकल्प दिया था उनका आंसर गलत हो जाता है। अपने इसको चेक कर लें, राइट नाउ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शक्ति पृथक्करण का मतलब है कि कार्यपालिका अपने क्षेत्राधिकार में काम करेगी, विधायिका अपने क्षेत्राधिकार में काम करेगी। कार्यपालिका का गठन अलग से जनता द्वारा किया जाएगा और विधायिका का गठन भी अलग से जनता द्वारा निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है। आपका एक दूसरे में कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, इसीलिए इस सरकार में स्थायित्व होता है। इसीलिए अध्यक्षीय सरकार में नीतियों में निरंतरता होती है, राइट नाउ। ये कैरेक्टर है अध्यक्षीय सरकार का। अध्यक्षीय सरकार की, हाँ यस, अध्यक्षीय सरकार में पृथक्करण का सिद्धांत होता है प्रीति सिंह बेटा,
बिल्कुल सही है ये, ठीक है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, अब बताइए सॉलिसिटर जनरल कौन है? एक प्रशासनिक अधिकारी है, एक न्यायिक सलाहकार है, प्रधानमंत्री का सलाहकार है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी है। जरा बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सॉलिसिटर जनरल, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, भारत का सॉलिसिटर जनरल। ये अटॉर्नी जनरल की बात नहीं कर रहा है, सॉलिसिटर जनरल की बात कर रहा है। और ये एडवोकेट जनरल की भी बात नहीं कर रहा है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल और सॉलिसिटर जनरल, जरा इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझिएगा शब्दों को। राइट नाउ अगर शब्द आप नहीं समझे हैं और उत्तर दे रहे हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, प्रश्न के उत्तर मिलना शुरू हो गए, वेरी गुड, यानी सब लोग बी की तरफ जा रहे हैं। चलिए, एक प्रशासनिक अधिकारी है, एक न्यायिक सलाहकार है, प्रधानमंत्री का सलाहकार है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी है। तो मैं आपको बता दूं, अच्छा इसमें मत भिन्नता हो गई, कमल पाल भी आ गई, पूजा जोशी आ गई, ठीक है, ओके। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक कानूनी यानी न्यायिक सलाहकार है। और ये न्यायिक सलाहकार किसका है? ये न्यायिक सलाहकार है अनुच्छेद 76 के तहत जो महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी का। ये एक न्यायिक सलाहकार है, किसका? महान्यायवादी का। महान्यायवादी के लिए ये क्या करते हैं? सलाह देते हैं, सलाहकारी हैं, ये सलाह देते हैं। कौन? सॉलिसिटर जनरल। और इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल, इसीलिए ध्यान से आप समझिएगा, महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं और इस सॉलिसिटर जनरल को द्वितीय विधि अधिकारी कहते हैं। अब इसके अलावा एडिशनल सॉलिसिटर भी होते हैं, राइट नाउ 4 होते हैं। इन सबके माध्यम से जी ये सब किसको सपोर्ट करते हैं? महान्यायवादी को सपोर्ट करते हैं। किसको? महान्यायवादी को। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं आगे, तो यहां पर सभी नहीं ले रहे हैं, चूंकि एक साथ एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो उसमें सब कुछ डिस्कशन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट्स में से आप उन स्टेटमेंट को बताइए जो सही हैं, यानी सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई करके आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर? महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है तथा वह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। क्या यह कथन सही है? यानी महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है तथा वह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। दूसरा, महान्यायवादी अपने कार्यकाल में निजी विधिक कार्रवाई नहीं कर सकता, यानी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। फटाफट प्रश्न को देखिए और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या उत्तर होगा? एक मिनट मोर देन सफिशिएंट होता है, राइट नाउ 1 मिनट से ज्यादा तो आपको वैसे भी नहीं लेना है। 1 मिनट के अंदर प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, मनीषा जी का आ गया। वेरी गुड। राम दुलारे, रितु कुशवाहा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, उम्दा प्रदर्शन है, बहुत शानदार खेलते हैं आप लोग। चलिए, महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है, यह गलत है। यहां तक वो कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है ये। तथा वह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। यह बात बिल्कुल सही है और यह बात कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 88 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 88 में क्या लिखा हुआ है कि महान्यायवादी
संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, राइट। उसे बोलने का अधिकार है, वहां पर संबोधन करने का ये है, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। किसका? वो मत नहीं दे सकता, ठीक है ना। वो संसद की समिति का भी सदस्य हो सकता है, तो संसद की समिति का भी सदस्य हो सकता है महान्यायवादी, लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकता। केवल बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, संबोधित करने का अधिकार है, ये सब हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि न तो वो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, और जब ये नहीं होगा तो मंत्रिपरिषद का सदस्य कैसे हो सकता है? तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो चूंकि आधा सही है आधा गलत है, आधा सही हो गया आधा गलत हो गया, इसलिए इसकी वजह से यह कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। महान्यायवादी अपने कार्यकाल में निजी विधिक कार्रवाई नहीं कर सकता, यह स्टेटमेंट भी गलत है। यानी नहीं कर सकता मतलब कर सकता है। प्राइवेट प्रैक्टिस का राइट है, लेकिन यहां पर कुछ शर्त है। शर्त क्या है? राइट नाउ, यानी जो इससे संबंधित जो लॉ पास हुआ है उसमें यह कह दिया है कि भाई क्रिमिनल मैटर को लेकर के, किसको लेकर के? क्रिमिनल मैटर को लेकर के गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी क्रिमिनल मैटर में। अगर सिविल में आप कोई प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रिमिनल मैटर को लेकर के कुछ है इसमें, लेकिन वो संवैधानिक बाध्यता, संविधान के तहत वो शर्तें नहीं हैं, वो संसदीय अधिनियम के तहत वो शर्तें हैं, ठीक है ना। तो विधिक शर्तें हो गई वो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई पूर्णकालिक थोड़ी नहीं है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस को करने से मना कर देंगे और पता चला कि आप 2 ही साल रहे वहां पर, या 1 साल रहे, या 6 महीने रहे, 6 महीने बाद आपकी सरकार चली गई और आपकी जगह कोई दूसरा आया, और इसको भी जाना पड़ेगा फिर, और जो दूसरा आएगा वो जरूरी थोड़ी नहीं है कि भाई इसे कंटिन्यू रखे, तो कार्यकाल फिक्स थोड़ी नहीं है, राइट। तो वो अपनी प्रैक्टिस क्यों छोड़ेगा? अरे भाई जैसे हमको ही आप ले लीजिए, राइट। तो हमें क्या करते हैं लोग, जो नया नया प्लेटफॉर्म डेवलप करते हैं, राइट, या जो नया लॉन्च करते हैं कोर्स अपना, तो ये उनके लिए सम्मान का विषय होता है कि भाई चलिए अनुभवी शिक्षक को बुलाते हैं, राइट। और वो क्या करते हैं, बैच लॉन्चिंग के समय जो है प्रोजेक्ट कर देते हैं हमको, या हमारे जैसे जो और भी शिक्षक हैं, राइट नाउ, जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, जिनका दमदार प्रेजेंस है उनकी, तो उनको लोग बुलाते रहते हैं, राइट। किस लिए बुलाते हैं? राइट नाउ कि बैच हमारा मेंटेन हो जाए, फिर उसके बाद हम अपने लेवल पर जो भर्ती करेंगे, भर्ती करके उनसे पढ़वाते रहेंगे, राइट नाउ। इस तरह से होता रहता है, राइट। तो हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर होता है, कोई बहुत अच्छा पॉपुलर डॉक्टर होता है, अच्छा विशेषज्ञ होता है, तो उसको बहुत सारे क्या हैं, बुलाते रहते हैं कि भाई आ जाइए इलाज करने के लिए, राइट नाउ। ठीक है, वो अपना इलाज करके चला गया, सर्जरी करके चला गया, अपना हो गया। तो दैट इज द थिंग। तो वो भाई फिक्स तो नहीं है ना, तो वो अपना काम कैसे छोड़ सकता है? या तो वो फिक्स हो, राइट नाउ। जब फिक्स नहीं है, आपको जरूरत महसूस हो रही है मार्केट में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, राइट नाउ, तो उस हिसाब से है। तो सेम द थिंग्स हियर। तो भाई प्राइवेट प्रैक्टिस पर कैसे प्रतिबंध लग जाएगा? नहीं लग सकता, राइट नाउ। दिस इज द थिंग्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब आ जाइए, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसके? महान्यायवादी। अब यह पूछ रहा है सही कथन कौन सा है, तो इसमें से सही कथन है केवल 3, और पहला दूसरा क्या हो गया आपका? गलत हो गया, राइट। तो 3 सही है इसका, 3। मनीषा कह रही है सर हिस्ट्री भी कराएंगे? डेफिनेट कराएंगे बेटा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी कराएंगे, साइंस एंड टेक भी कराएंगे, और इकोनॉमी भी कराएंगे। इस शेड्यूल को हम बढ़ाने वाले हैं। जैसे 7:15 बजे से मेरी क्लास, ये शेड्यूल तो फिक्स है 8:15 बजे से, लेकिन अब उधर तो फिर मुझे ही 10:30 बज जाते हैं इस सेशन को लेते लेते। तो जाहिर सी बात है कि लगभग 6 बजे के आसपास इस सेशन को करेंगे हम लोग। तो 6 से लेकर के 10:30 बजे तक मुझे लगता है कि 2 घंटे, मतलब 2 सेशन आपके हो जाएंगे। तो एक सेगमेंट और इसके पैरेलल चला देंगे। हो सकता है हिस्ट्री का पैरेलल चलाएं या ज्योग्राफी का चलाएं। CSAT भी कराएंगे आप लोगों को, उस पर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, राइट नाउ। तो अच्छे से बस आप चैनल से जुड़े रहिए और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड भी कीजिए। और आप लोगों का सपोर्ट है भी, इसमें कोई दो राय नहीं। सपोर्ट है तभी तो एक दिन में मतलब 100 सवा-100 लोग जुड़ रहे हैं चैनल से। हाँ, ये बात हो सकती है कि लाइव में कम आते भी हैं वैसे भी, राइट नाउ। तो बाद में लोग देखते रहते हैं रिकॉर्डेड को, रिकॉर्डेड वीडियो
के लेवल पर आप देख रहे हैं कि पुराने जो 5-6 दिन के जो पुरानी क्लासेज है वो 1-1K पर पहुंच चुकी है। 1-1 हजार लोग उसको देख चुके हैं, कोई 1300, 1400, 1500 लोग उसको देख चुके हैं। तो आप लोगों का उसमें सपोर्ट तो है ही। सर आप पॉलिटिकल थ्योरी या थिंकर्स भी कराएंगे क्या? देखो बेटा, इस वाली क्लास में नहीं होगा मनीषा, ये इस वाली क्लास में पॉलिटिकल थ्योरी एंड थिंकर टॉपिक नहीं है। उसके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, एक यूजीसी नेट के लिए होगी और एक होगी आपकी फर्स्ट ग्रेड को लेकर के, जैसे पीजीटी, जिसमें आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, वो सभी पीजीटी वाले आ जाते हैं। राजस्थान में उसको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं, दूसरे स्टेट में उसको पीजीटी बोल देते हैं। तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो उस प्लेलिस्ट में ये थ्योरी वाला पोर्शन कराएंगे हम। थॉट्स पर भी लेकर के आएंगे और थिंकर्स पर भी लेकर के आएंगे और सिद्धांत पर भी लेकर के आएंगे, और वहां पर ये पॉलिटिकल सिस्टम ये भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन इस वाली क्लास में पॉलिटिकल थ्योरी और थिंकर चूंकि है ही नहीं, आपसे प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा, तो ये विशुद्ध रूप से किसके लिए चल रहा है? 25 यानी आपकी जो 26 मई की जो क्लास है यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए। इसका लाभ यूपी पीसीएस वाले भी उठा सकते हैं, एमपी पीसीएस वाले भी उठा सकते हैं, बीपीएससी वाले भी उठा सकते हैं, क्योंकि इससे स्टैंडर्ड के सवाल जब आप करने में सक्षम हो जाएंगे तो छोटे मोटे सवालों को तो चुटकियों में हल कर लेंगे, राइट। यस, यूपी टीजीटी, यस बेटा, उसकी प्लेलिस्ट बनेगी तो उसमें आप लोग लाभ उठाइएगा उसका, राइट ना। बहुत जल्दी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा, आप चिंता ना करें उसके लिए, राइट ना। बहुत जल्दी हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं उसको। तो ये हो गया आपका बी आंसर होगा इसका, क्या होगा? बी। चलिए, यूपी टीजीटी एस्पिरेंट, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कहीं कहीं के भी हों, चाहे आप पीजीटी में, टीजीटी में, कहीं पर भी, चाहे आप यूपी में दें या आप राजस्थान में दें या आप दिल्ली में दें या आप सीबीएसई सेंट्रल का दें, ऑलमोस्ट वो सब उसमें कवर हो जाएंगे। बिल्कुल थ्योरी की क्लास मिलेंगी बेटा, डेफिनेटली। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार करें। थोड़ा सा ट्रैफिक ठीक हो जाए आपके इस चैनल पर, थोड़ा सा ट्रैफिक ठीक होने पर क्या होता है, शिक्षक के मनोबल में वृद्धि होती है, पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि उसको सुनने वाले लोगों की संख्या जब थोड़ा सा अधिक हो जाती है तो मेरा काम है थोड़ा सा इसको विस्तार देना। जैसे ही ये थोड़ा सा अपने एक लेवल पर पहुंच जाएगा तो ये सब चीजें शेड्यूल में है हमारी, उनको हम लोग धीरे धीरे करके लॉन्च करते चले जाएंगे आप लोगों को। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? महान्यायवादी को लेकर के, यानी जो लोग पीजीटी, टीजीटी या यूजीसी नेट देंगे उन्हें दोनों सब्जेक्ट में बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करने वाला हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। और यूपीएससी के लिए ऑप्शनल हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट पीएससी के लिए हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शनल में बहुत बड़ा रोल है। जनरल स्टडीज में आप मोर देन 50% सिलेबस में डिस्कस करूंगा ही, तो एक तरह से हस्ताक्षर हो जाएगा। जो स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे केवल मेरे सेगमेंट से लेकर के हस्ताक्षर हो जाएगा सिलेक्शन का, राइट नाउ। इसी प्लानिंग के साथ हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर ठीक से काम कर रहे हैं। ओके, भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या संसदीय समिति की बैठक में बोलने का अधिकार है। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था। ये बात किसमें लिखी हुई है? अनुच्छेद 88 में। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन हेतु भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है और यह भी स्टेटमेंट सही है। अब सही कूट पूछ रहा है, सही नहीं है। अब यह कह रहा है सही नहीं है, राइट। तो भाई ये तो दोनों सही हैं, तो 1 और 2 को टिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि भाई दोनों ही सही हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी को टिक करेंगे आप। किसको? डी को। मनोज यादव, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं प्रीति सिंह बेटा, आप सब लोगों का ये लाड़ प्यार है, हमारे लिए सम्मान है कि आप इस जिगीसा परिवार का जो ये चैनल है इसको आप विस्तार दे रहे हैं। आप ही का बनाया हुआ है और आप ही इसे विस्तार दे रहे हैं। सारा खेल आप स्टूडेंट का है, हम तो बस आपके लिए काम कर रहे हैं। आगे आप ही लेकर के जा रहे हैं इसे। अदरवाइज इतनी बड़ी संख्या में कहां से लोग आ रहे हैं चैनल को, राइट नाउ। इतनी बड़ी संख्या में कहां से जुड़ रहे हैं, राइट नाउ। क्योंकि मेरा तो ऑनलाइन पहले कोई बैकग्राउंड रहा नहीं है। ऑफलाइन का जरूर दमदार बैकग्राउंड है, इसमें तो कोई दो राय नहीं।
ऑनलाइन एकाध प्लेटफॉर्म पर अभी मुझे बुला लिया गया था, क्योंकि उन लोगों को अपना बैच लॉन्च करना था, तो उनको ये था कि भाई ठीक है, एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी से शुरुआत करवा देते हैं ताकि एडमिशन हो जाएंगे। राइट नाउ उनका काम चल गया। ऐसे भी और भी लोग हैं राइट नाउ, समय समय पर हमारी सेवाएं लेते रहते हैं और हम सेवाएं देते भी रहते हैं और आगे भी देते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा? भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं है। अब देखिए, भारत के महान्यायवादी से आज के इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद भविष्य में कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, यदि सभी डायमेंशंस यहां पर खुल गए हैं महान्यायवादी से रिलेटेड, कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, क्या उत्तर होगा इसका? वह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी, सही नहीं है, यह पता लगाना है। वह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। वह एक संसद सदस्य के विशेषाधिकारों के लिए हकदार होता है। वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील होता है, पूर्णकालिक। उसकी अहर्ताएं वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती हैं। अब इसमें सही कौन सा नहीं है यह पता लगाना है, फटाफट बताइए। ओके राम दुलारे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शानदार, एक्सीलेंट, बिल्कुल। प्रीति सिंह कह रही हैं इधर भी होगा, दमदार सिलेक्शन होने दीजिए। ओके बेटा, वाह, एक्सीलेंट। दीपक 9 का सी, दीपक यादव का कमेंट आ गया, 9 का सी। अरे आप लोगों का ही बनाया हुआ है ये राइट नाउ, और आप ही लोगों ने ऑनलाइन शुरू करवाया था राइट नाउ। मैं तो ऑनलाइन से बहुत दूर था उन्होंने कहा था नहीं गुरुजी आप ऑफलाइन पढ़ाते रहते हैं। स्टूडेंट ने ही ये चैनल बनाया था पिछले साल फरवरी में उन्होंने ही चैनल बनाया था, और चैनल बना करके उन्होंने ही क्लास देके गुरुजी आप लगाइए राइट नाउ, क्लास देना शुरू कर दिया उन्होंने राइट नाउ। लेकिन बीच में फिर मुझे लगा इधर उधर जुड़ गए राइट नाउ, तो कैरी ऑन नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगा कि नहीं काम होना चाहिए राइट नाउ। जब स्टूडेंट ने इसकी शुरुआत की है तो अब स्टूडेंट की बात को ध्यान में रखते हुए उसको विस्तार देना है राइट। ये है, वह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी है, यह बात बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको समझाया था। वह संसद सदस्य के विशेषाधिकारों का हकदार होता है, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे संसद में बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, संबोधन करने का अधिकार है। तो जो एक सांसद के विशेषाधिकार होते हैं वही एक महान्यायवादी के भी विशेषाधिकार होते हैं राइट नाउ। सदन में सिवाय एक चीज को छोड़ करके उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, और उसे साथ ही एक और खास बात है कि उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता राइट नाउ। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाकी लेवल पर अगर आप जाएंगे तो उनको उन्हीं के जैसे विशेषाधिकार हैं। वह सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील होता है, नहीं भाई, पूर्णकालिक नहीं होता है, परमानेंट कहां होता है बेचारा राइट नाउ, आए और गए ये है। उसकी अहर्ताएं वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती हैं, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। अब वो पूछ रहा है सही नहीं है वो बताइए, तो सही तो ये तीसरा वाला नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और अगर वो ये कहता कि सही है तो आपका आंसर क्या होता? 1, 2 और 4 हो जाता। 1, 2, 4 को टिक करते अगर सही पूछता तो, और गलत पूछा है तो केवल 3 हो गया। इसका क्या हो गया? 3, यानी बी आंसर होगा। चलिए कोई बात नहीं, गलत तो होते ही हैं, कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है ना बेटा, यूपीएससी इसी तरह से प्रश्न करती है। अब आप सोचिए जब इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे तो छोटे मोटे प्रश्न सॉल्व करना तो बाएं हाथ का खेल होगा। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जरा बताइए क्या होगा? आया राम गया राम, यस बेटा। अगर मान लीजिए उसमें कार्यकाल फिक्स है और बीच में भी तो उसको हटा सकते हैं, बीच में भी हटा सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, नहीं, दैट इज द थिंग्स। चलिए, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार जब कोई मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा दे या बदल जाए तो उसे भी इस्तीफा देना होता है, क्या यह कथन सही है?
उसे संसद की संयुक्त बैठक की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है। क्या यह कथन सही है? उसका पारिश्रमिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। क्या यह कथन सही है? अब इसमें यह पूछ रहा है कि उसको बताइए जो सही नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें से उसका पता लगा करके आपको आंसर टिक करना है कि इन स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। उस गलत को चिन्हित करके आपको टिक करना है। फटाफट आंसर दीजिए। कुर्बान अली वेरी गुड, दीपक यादव वेरी गुड, राम दुलारे वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार, उम्दा खेल रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार खेल रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, अगले उस पर आइए। मनीषा वर्मा वेरी गुड बेटा वेरी गुड। आप, मुझे लग रहा है मनीषा आप पॉलिटिकल साइंस से आप देना चाह रही हैं एग्जाम। कोई बात नहीं बेटा, जुड़े रहें, आपको मोर देन 70% अंक मिलेगा पॉलिटिकल साइंस में। प्रीति सिंह, पूजा वेरी गुड बेटा वेरी गुड, अजय वेरी गुड। चलिए अब मैं इसका आंसर बताता हूं। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार, यह संविधान वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रावधानों के अनुसार जब कोई मंत्री परिषद अपना इस्तीफा दे या बदल जाए तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। यह बात गलत है। यह क्या है? यह एक कन्वेंशन के तहत है। किसके? कन्वेंशन के तहत है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख नहीं है। और यह बात किसके तहत है? कन्वेंशन के तहत है। कन्वेंशन का मतलब है कि हमने एक तरह से एक परंपरा हमने डेवलप कर ली है, राइट नाउ, एक विधिक परंपरा आप कहिए एक तरह से। इसको सभी पार्टी की रिजिम में इसको फॉलो किया जाता है कि जैसे ही वो सरकार त्यागपत्र देती है तो उसके साथ ही ये महान्यायवादी भी अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। ये बात संविधान में नहीं लिखी हुई है। पॉइंट की क्लैरिटी है, इसलिए ये गलत हो गया। वैसे ये पूरा सही है, लेकिन गलत किसकी वजह से हुआ है कि यह बात संविधान में नहीं लिखी हुई है। अब आइए दूसरे, उसे संसद की संयुक्त बैठक की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है। यह बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 88 में यह बात लिखी हुई है, 88 में, तो यह कथन बिल्कुल सही है। उसका पारिश्रमिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, यह स्टेटमेंट भी गलत है। और अनुच्छेद 76 कहता है कि राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं कि उन्हें कितना वेतन दिया जाएगा, राइट नाउ। ऐसा कुछ नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा। यह बात एक अलग है कि संविधान ने यह कह दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही आप क्या बनाएंगे? अटॉर्नी जनरल बनाएंगे। लेकिन संविधान ने इनके वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर डिसाइड नहीं किए हुए हैं, और उसके बारे में यह बोल दिया है कि राष्ट्रपति डिसाइड करे कि इन्हें कितना वेतन भत्ते देना है। पॉइंट की क्लैरिटी है। तो यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, केवल यह सही है। तो सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है? 1 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 1 और 3 सही नहीं है, 2 सही है। अब देख लीजिए किस किस का उत्तर सही है और किस किस का गलत है। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? यस, वोट करने का अधिकार नहीं होता महान्यायवादी को, वोट नहीं दे सकते बेटा, ठीक है। आर्टिकल 88 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। लोकसभा की बैठक में भी भाग ले सकते हैं, राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, संसद ने जो समिति गठित की है उनके सदस्य हो सकते हैं, उनमें भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। यह बात 88 में लिखी हुई है, ठीक है। चलिए 11th आपकी स्क्रीन पर है, और देखिए आंसर आना शुरू हो गए। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्न कथनों पर फिर विचार कीजिए। उसके पास वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक है। तो यह बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है। पॉइंट क्लियर है। आइए, उसे उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है
जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, यह स्टेटमेंट हो जाता है गलत। क्यों हो जाता है? क्योंकि अनुच्छेद 76 कहता है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी कभी भी राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं, राइट। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 1। अब यह पूछ रहा है सही नहीं है, अब इस पर भी ध्यान देना है। सही नहीं है तो सही नहीं कौन सा है? दूसरा वाला सही नहीं है, पहले वाला तो सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी सी आंसर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सब लोग उम्दा खेले हैं इस बॉल पर, और मेरी ओर से सबको क्लैपिंग। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? फटाफट आंसर दीजिए। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? महान्यायवादी की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उसकी पदावधि संविधान द्वारा निर्धारित की गई है, पहली बात। दूसरी बात, इसे भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। तीसरी बात, उसे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाइयों में या उसकी संयुक्त बैठक में भागीदारी करने का अधिकार है। तीसरा, जब तक वह महान्यायवादी के पद पर रहता है तब तक उसे निजी विधि व्यवसाय से वंचित किया जाता है, और एक बार पद से हटने के बाद वह प्रैक्टिस कर सकता है। अब इसमें कहा है कि कथन सही कथन आइडेंटिफाई करने, यानी सही को टिक करना है। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर? मनीषा, वेरी गुड बेटा। ओके, आर्यन, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट आंसर दीजिए बेटा। यानी महान्यायवादी से कॉन्सेप्ट को लेकर के सारी बात आपकी क्लियर हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट को लेकर के जी क्लियर? पूजा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत शानदार। दीपक यादव, बहुत शानदार। राम दुलारी, वेरी गुड, बहुत शानदार। और बेटा सेशन को आप लोग, फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं कि इस सेशन की वीडियो क्लिप आप अपने नेटवर्क में कट करके आप सर्कुलेट कर दिया कीजिए, फेसबुक स्टेटस डाल दिया कीजिए, और अपना व्हाट्सएप स्टेटस है उस पर भी आप इसको शेयर कर दिया कीजिए, ताकि इसको अधिक से अधिक क्या मिले? विस्तार मिले। और जो लोग मुझे बाद में देख रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, अगर सेशन उनको अच्छा लगता है तो। अब सेशन अच्छा नहीं लगता है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस बात को आप दूसरे लोगों को भी बताएं। बस इतना ही है, बाकी का आगे को देखना है। अगर आगे वाले को सेशन पसंद आएगा तो वो उससे जुड़ेगा, अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो बात खत्म, राइट नाउ। अगर उसको पसंद आएगा तो वो आगे जोड़ेगा। तो इसी तरह से ये क्रम होता है, जो क्लियर? तो इसको फॉलोअप कर, यानी इस चेन को बनाए रखना है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आ जाइए। महान्यायवादी की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उसकी पदावधि संविधान द्वारा निर्धारित की गई है। अरे भाई, निष्पक्षता की जरूरत ही नहीं है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि यानी द्वापर युग में कर्ण एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे यह पता था कि उसका दोस्त गलत है, फिर भी उसने मरते दम तक उसका साथ दिया। और वर्तमान समय में न्यायालय का वकील ऐसा होता है जिसे यह पता होता है कि उसका क्लाइंट गलत है, फिर भी हर समय उसके साथ जुड़ा होता है, राइट नाउ। वकील को यह पता होता है कि उसका क्लाइंट क्या है? गलत है, यानी ये जानते हुए भी उसकी दमदार वकालत करता है। तो भाई निष्पक्ष कहां रहेंगे? ये तो पक्षपाती आदमी है। किसका पक्ष लेना है? सरकार का पक्ष लेना है। कहां लेना है? लोकसभा में रखना है, कहां राज्यसभा में रखना है, कहां समितियों में रखना है। सरकार का पक्ष रखना है विधिक रूप से।
और कहां, सर्वोच्च न्यायालय में रखना है। अगर हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो हाई कोर्ट में जाकर के पक्ष रखना है, राइट। और किसी न्यायालय में, पूरे भारतवर्ष में कोई भी न्यायालय है, वहां जाकर के इसे सुनवाई में भाग लेने का अधिकार है इसे, राइट। तो ये निष्पक्ष की बात कैसे करेंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष की बात तो कर ही नहीं सकते, राइट ना। अगर वकील स्वतंत्र और निष्पक्ष हो गया तो फिर आपका पक्ष कैसे रखेगा भाई, वो तो पार्टी है, पक्ष है वो, राइट ना। एंटी पार्टी का वकील होता है और आपका वकील होता है, और जिरह होती है उनके बीच, एक दूसरे को बिल्कुल अपने क्लाइंट को जिताने की पूरी कोशिश की जाती है, पूरी ताकत लगा दी जाती है, राइट। यही वकील का धर्म होता है, उसका अपना व्यावसायिक धर्म। अब यहां पर इथिक्स में बात करेंगे हम लोग, राइट, कि अब यहां पर डायलामा क्या हुआ, यानी यहां पर उसके साथ, ध्यान से आप समझिएगा, यहां पर उसके साथ दुविधा क्या होती है, नैतिक दुविधा क्या होती है, कि उसे पता है कि उसका क्लाइंट गलत है, राइट। अगर वो उसको न्यायालय में पक्ष को रखता है तो ये नैतिकता के विरुद्ध है, और अगर वो जानबूझ करके केस हार जाता है वहां, तो ये उसकी व्यावसायिक नैतिकता के विरुद्ध है। तो व्यावसायिक नैतिकता में से और अपनी नैतिकता में से, राइट ना, उस नैतिकता में से, दोनों में से किसका चुनाव करना है, पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। तो जब एथिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पर चर्चा करते हैं इसको बहुत विस्तार से, जो लोग हमसे पढ़े हुए हैं उनको पता है, उन्होंने आनंद लिया इस तरह की क्लासेस का। चलिए, तो महान्यायवादी निष्पक्ष तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। और फिर नहीं, उनकी कार्यविधि फिक्स नहीं की गई है, वो क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसे भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है, यह बिल्कुल सही है। उसे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में या उसकी संयुक्त बैठक में भागीदारी करने का अधिकार है, यह भी सही है। जब तक वह महान्यायवादी के पद पर रहता है तब तक उसे निजी विधि व्यवसाय से वंचित किया जाता है, यह गलत है, ठीक है। और एक बार पद से हटने के बाद वह प्रैक्टिस कर सकता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। वो पद पर रहते हुए भी प्रैक्टिस करता है और बाद में भी प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो अब यह पूछ रहा है सही कथन कौन से हैं, तो सही कथन है 2 और 3। तो 2 और 3 में आंसर हो जाएगा आपका सी। अब आप देख लीजिए किस किस का उत्तर सही गया है और किसका उत्तर गलत गया है, उसी हिसाब से आप देख लीजिए। वेरी गुड। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए, और सेशन को शेयर भी कर दीजिए, राइट नाउ, अपने अपने नेटवर्क में। चलिए, फटाफट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और आप लोगों का उम्दा लाड़ प्यार मिल रहा है, राइट नाउ। चैनल को, यानी जिज्ञासा प्लेटफॉर्म को बहुत शानदार समर्थन मिल रहा है, और बच्चों आपका ही ये पौधा लगाया हुआ है, और आप ही इसको सींच रहे हैं, और आप ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं, राइट नाउ। चलिए, हम तो केवल आपके लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे अच्छे से। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आ जाइए, महान्यायवादी को पूरी तरह से धुल देते हैं आज। कोई भी चीज अलग अलग तरह से कमीशन ने जो रंग बदल करके आपसे प्रश्न किए हैं, तो इन सारी रंगतों को जब आप देख लेंगे तो कोई प्रश्न भविष्य में कैसे प्रश्न करेगा, कितने तरीके से करेगा, सब तरीके से तो आप परिचित हो गए, तो प्रश्न गलत हो जाए ये हो ही नहीं सकता। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्यालय संभालता है। बताइए, अब देखिए आप पीछे पड़ चुके हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महान्यायवादी के लिए निजी विधि व्यापार वर्जित होता है, यानी लीगल प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे। भारत का सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता करता है, और सॉलिसिटर जनरल एक संवैधानिक पद है। जरा बताइए, इसमें से जो सत्य नहीं है उसे बताना है, सही को नहीं बताना है, उसको बताना है जो गलत है। अमरजीत बेटा नमस्कार, नमस्कार। आप सुपरवाइज करने आते हैं कभी कभी, लेकिन अच्छी बात है, सुपरविजन भी करते रहना चाहिए। तो सुपरवाइजर का रोल भी बहुत बड़ा रोल होता है, राइट, कि चीजें ठीक से चल रही हैं, राइट। खूब सुखी रहें, नमस्कार। चलिए, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यालय संभालता है, यह बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 76 में अभी मैंने बताया आपको, महान्यायवादी के लिए निजी विधि व्यापार वर्जित होता है, राइट। तो महान्याय निजी वर्जित नहीं होता है भाई, यह कह रहा है वर्जित होता है,
तो ये तो गलत है, वर्जित थोड़ी नहीं होता है, प्रैक्टिस करेगा प्राइवेट प्रैक्टिस, तो ये गलत है। भारत का सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता करता है, यहां तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और सॉलिसिटर जनरल एक संवैधानिक पद है, नहीं भाई ये संवैधानिक पद नहीं है, संविधान में सॉलिसिटर जनरल का कोई उल्लेख नहीं है। सॉलिसिटर जनरल किसकी सहायता के लिए होता है, ये अभी मैंने पीछे बताया था, महान्यायवादी की सहायता के लिए होता है, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, ये आपके न्यायिक पदाधिकारी हो गया, द्वितीय विधि अधिकारी जिसको कहा जाता है। प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी हुआ केंद्र सरकार का, और द्वितीय विधि अधिकारी कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल, जो महान्यायवादी को सहायता देता है, और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये हमने अलग से पद सृजित किया हुआ है प्रशासनिक विधि के तहत। पॉइंट की क्लैरिटी है ये। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये सही है, ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। अब ये पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो सत्य कौन सा नहीं है, यानी 2 और 3 नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए, यानी सेकंड और थर्ड। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत शानदार, उम्दा खेल रहे हैं आप लोग। अगर इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा, मन खुश हो रहा है, एकदम तृप्त हो रहा है आप लोगों की तैयारी देख करके। बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप, मतलब पॉलिटी के जो 17-18 प्रश्न आएंगे राइट नाउ, या 20 भी हो सकते हैं, 15 से तो कम रहते ही नहीं है, 15 से 20 के बीच कोई न कोई फिगर रहता है हर वर्ष, तो मोर देन 90% प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। बस इसको आप क्या रखें, कंटिन्यू रखें इस चीज को। इज इट क्लियर? चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा इसका उत्तर? भारतीय संविधान में, आ जाइए, प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। अब जरा थोड़े से हल्के प्रश्न ले लिए मैंने। प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है, प्रधानमंत्री पद के लिए अहर्ता का कोई उल्लेख नहीं है, मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है, मंत्री परिषद का कोई उल्लेख नहीं है। अब जरा बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है? आर्टिकल 14 आपकी स्क्रीन पर है, क्या उत्तर होगा इसका? यस बेटा, फटाफट आंसर दीजिए, क्या उत्तर होगा? प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है, प्रधानमंत्री पद के लिए अहर्ता का कोई उल्लेख नहीं है, मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है, मंत्री परिषद का कोई उल्लेख नहीं है। लग जरूर रहा है हल्का प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, लेकिन छोटा नहीं है, ये छोटी वाली लाल मिर्ची है समझ में आ रहा है ना? और जो समझ गए वो उत्तर दे देंगे, और जो नहीं समझेंगे वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। यस यस, वेरी गुड। मुझे भी यही लग रहा था कि आप इसी विकल्प पर जाएंगे, यानी आप लोग ज्यादातर सी विकल्प पर जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है, आप जरा भूल रहे हैं, गलती कर रहे हैं, राइट। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है, राइट, ये कह रहा है, तो प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है, तो भैया उल्लेख है। उल्लेख कैसे नहीं है? आर्टिकल 74 में है जगह जगह उल्लेख है। प्रधानमंत्री पद के लिए अहर्ता का कोई उल्लेख नहीं है, राइट। फिर कह रहा है मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है, फिर कह रहा है मंत्री परिषद का कोई उल्लेख नहीं है, राइट। तो अब इसमें भिन्न क्या हो गया भाई? प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है, राइट, मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है, मंत्री परिषद का कोई उल्लेख नहीं है, राइट, और प्रधानमंत्री पद के लिए अहर्ता का कोई उल्लेख नहीं है। तो जरा बताइए इसमें से सही कथन। अब इसमें देखिए एक बात लिखना भूल गए कि सही कथन कौन सा है, राइट ना, यानी ये भी गलत है, राइट, ये क्या हो गया? गलत हो गया भाई, ये कथन क्या है? गलत है, राइट। प्रधानमंत्री पद के लिए अहर्ता का कोई उल्लेख नहीं है, ये कथन बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है, ये भी गलत है। मंत्री परिषद का कोई उल्लेख नहीं है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। देखिए प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है, तो उल्लेख है किसमें है? इसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 74 की, अनुच्छेद 74 की धारा 1 में,
कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, राइट। प्रधानमंत्री पद के लिए अहर्ता का उल्लेख नहीं है, राइट। क्या कहा है? अनुच्छेद 75 की धारा 1 कहती है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन किसे नियुक्त करेगा इस मामले में संविधान चुप है। संविधान ने यह नहीं बताया है कि प्रधानमंत्री पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो भारत का नागरिक होगा, जो इतने वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा, जो ये होगा वो होगा। इस तरह का कोई गाना नहीं गाया है ना। किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में। क्यों नहीं गाया है? क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाई गई है। राइट नाउ संसदीय सरकार है, राइट नाउ बहुमत दल का नेता होना चाहिए। तो भैया ये तो उन अहर्ताओं से भी ऊपर अहर्ता हो जाती है, तो अहर्ता परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो दिस इज द थिंग्स, पॉइंट की क्लैरिटी है। बाकी के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, ये स्टेटमेंट सही है। मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है, तो है ना उल्लेख। अनुच्छेद 352 में एक बार उल्लेख किया गया है, और यह किससे जोड़ा है? यह 44वें संशोधन से जोड़ा था। किससे? 44वें संशोधन से। मैंने आपको पढ़ाया है, राइट। 44वें संशोधन से मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया है। क्या किया है? कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करेगा। राइट नाउ इस आशय की उद्घोषणा कब करेगा? मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से। और मंत्रिमंडल का मतलब है कि अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद जो गठित होती है उसके तहत गठित मंत्रिमंडल। हालांकि मंत्रिमंडल के उन्होंने जो है कर्तव्य क्या होंगे इन सब के बारे में नहीं बताया है, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग तो किया है ना। तो जब उल्लेख है, चाहे भले ही एक बार है, और वो 44वें संशोधन से कर दिया है ये, राइट। बाकी अब ये कह रहा है मंत्रिपरिषद का कोई उल्लेख नहीं है, तो सारा उल्लेख तो मंत्रिपरिषद का ही है भाई, राइट। 74, 75 सब इसी के मामले में है। अनुच्छेद 74, 75 सब उल्लेख है इसमें। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये सही स्टेटमेंट है तो आंसर बी टिक कर देंगे आप। पॉइंट क्लियर है? चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। और बेटा सेशन को भी शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन से जुड़ सकें। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? यस, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की धारा 2 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जरा बताइए कौन सा कथन सही है। अब ये आपके ए बी सी, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। 15 आपकी स्क्रीन पर है। ओके, आंसर आना शुरू हो गए। वेरी गुड। रितु कुशवाहा 15 का ए, ओके। आर्यन 15 का ए, कुरबान अली 15 का ए, दीपक यादव ए, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी उत्तर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए बेटा। राम दुलारे 15 का बी। अच्छा, सहमति नहीं है, सहमति चेंज हो गई। चलिए, सहमति चेंज हो गई तो अब व्याख्या करते हैं। बाकी लोग भी उत्तर दीजिए, गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में गलत नहीं होना चाहिए। प्रीति सिंह 15 का बी, ओके। मनीषा 15 का बी, ओके बेटा। चलिए, अमरजीत कुमार बी, अजय 15 का ए, यानी ए और बी में से आप बता रहे हैं। चलिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, राइट। तो यह बात बिल्कुल सही है, 100% सही है, लॉक कर दिया जाए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। नो,
ये बात किसमें लिखी हुई है? ये बात आपकी लिखी हुई है, ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 75 की धारा 2 में, राइट, कि अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो यह स्टेटमेंट सही है। प्रधानमंत्री, ये देखिए, ये तो व्यवहार हो गया, प्रिंसिपली यानी व्यवहार में प्रधानमंत्री की इच्छा तक रहेंगे, राइट नाउ, लेकिन आप व्यवहार को थोड़ी नहीं टिक करेंगे, आप तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट की बात कर रहे हैं, राइट नाउ। तो ए आंसर होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के प्रसाद पर्यंत अपने पद, यानी ये शब्द थोड़ी नहीं लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के लिए, वो तो इंटरप्रिटेशन है। अब आ जाइए केंद्रीय, ये भी गलत है लोकसभा वाला, और ये भी गलत हो गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री भारत की जनता के प्रसाद पर्यंत, ये भी गलत है। ऑप्शन क्या होगा आपका? ए हो जाएगा। पॉइंट की क्लैरिटी है? चलिए, ओके, चलिए, वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? यानी वो कौन सा पदाधिकारी है जो संसद को संबोधित करने का अधिकार रखता है, एड्रेस करने का अधिकार रखता है, जरा बताइए। भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। यानी प्रधानमंत्री के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद सृजित किया गया है, तो क्या वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो संसद में जाकर के संबोधन दे सकता है? फटाफट आंसर दीजिए, क्या उत्तर होगा? पूजा, ओके बेटा, पूजा आप 15 का आंसर दे रही हैं या 16 का दे रही हैं बेटा? रितु कुशवाहा 16 का ए, मतलब आंसर, यानी क्वेश्चन भी टाइप किया करें साथ में। या दीपक वेरी गुड, आर्यन वेरी गुड, रामद्वारे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। पूजा ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत सुंदर, सब लोग उम्दा खेल रहे हैं, लेकिन सब लोग उत्तर नहीं देते हैं, ये बड़ी दिक्कत का विषय है भाई, सब लोग उत्तर दिया करें। मनीषा बेटा वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोग उत्तर दिया करें। भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ए आंसर जाएगा। और यह अधिकार कहां है? अनुच्छेद 88 में। क्या लिखा है? मैंने आपको बार बार बताया है और बार बार इस आर्टिकल का भी उल्लेख कर रहा हूं कि महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, संसद की समितियों में भाग ले सकता है, उसे बोलने का अधिकार है। अब बोलेगा तो एड्रेस करेगा ना, संबोधन करेगा ना, तो यह है भारत का न्यायवादी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सवाल ही नहीं उठता है संसद में जाने का, इनको कोई राइट नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सवाल ही नहीं उठता है संसद को एड्रेस करने का, न्यायपालिका के पार्ट में चले जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, प्रशासनिक पद है, इनको तो सवाल ही नहीं उठता है लोकसभा में जाने का, राइट नाउ, कि वहां जाकर के संबोधन करेंगे, नो, राइट नाउ, बाहर इनका रोल है प्रधानमंत्री के साथ। चलिए, तो ए आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दीजिए फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? यानी संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद का मतलब है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। जिस पद का संविधान में उल्लेख है उसे संवैधानिक कहेंगे। जिस पद का सृजन अधिनियम के माध्यम से हुआ है उसे सांविधिक कहेंगे, स्टैट्यूटरी कहेंगे। और जिस पद का सृजन केवल कार्यपालिक आदेश से हुआ है उसे हम संविधानेतर कहेंगे। क्या कहेंगे? संविधानेतर। वायरल सॉर्ट, अरे वाह बेटा, शानदार, वेलकम टू वायरल सॉर्ट। चलिए, आते ही आपने एकदम दमदार क्या किया है, बैटिंग की है। तो संवैधानिक पद में कौन नहीं है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सॉलिसिटर जनरल। फटाफट आंसर दीजिए बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, पीछे आंसर दे चुका हूं मैं, ये सब डिस्कशन पीछे हो चुका है।
इसलिए अब इस प्रश्न के उत्तर देने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजश्री कुंवर, वेलकम बेटा, वेलकम। आज पहली बार आपका आना हुआ है, तो जो पहली बार आगमन हुआ है चैनल पर उनको सबको वेलकम है, स्वागत है इस जिगीसा परिवार में आपका। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए, महान्यायवादी का पद है तो ये भी बिल्कुल सही है। राइट नाउ सही कैसे हो गया? अनुच्छेद किसमें है? 76 में। महाधिवक्ता हैं, ये भी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 165 में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, ये भी सही है, अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख है। ये जो सॉलिसिटर जनरल है ये क्या है? ये आपका न्यायिक पदाधिकारी होता है और ये किसके सहायतार्थ होता है? महान्यायवादी की सहायतार्थ होता है, सहायतार्थ। सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इसको भारत सरकार का ये क्या है? आपका प्रथम विधि अधिकारी है और ये क्या हुआ? इसका द्वितीय विधि अधिकारी हुआ, द्वितीय विधि अधिकारी हुआ। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है स्टेट पीएससी वगैरह में, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ये क्या है? द्वितीय विधि अधिकारी है और ये महान्यायवादी को उसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता देता है। और ये कैसा है? आपका न्यायिक पदाधिकारी है। क्या है ये? न्यायिक पदाधिकारी। अभी मैंने समझाया था आपको पीछे वाले क्वेश्चन में। राइट नाउ, तो सॉलिसिटर जनरल, महाधिवक्ता ये आपके एडवोकेट जनरल हैं, इनका उल्लेख अनुच्छेद 165 में है राज्य स्तर पर। राइट नाउ, राज्य सरकार के लिए। और 76 में महान्यायवादी हैं जो केंद्र सरकार के लिए हैं। आशा करता हूं कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। पूजा जोशी, एक दिन ये चैनल चमके पूरी दुनिया में। थैंक यू बेटा, आप लोगों का ही तो बनाया हुआ ये पौधा है, रियल बता रहा हूं बेटा। 12 फरवरी 2023 को इस चैनल की नींव पहले पढ़े हुए एक स्टूडेंट ने ही, जो आजकल शिक्षक हो गए हैं, उन स्टूडेंट ने ही यह चैनल बनाया था। और उन्होंने ये कहा था कि सर आप ऑफलाइन में पढ़ाते रहें, कुछ ऑनलाइन में भी पढ़ाते रहिए, लोगों तक आपकी रीच होनी चाहिए। और उन्होंने चैनल बना दिया और बना करके इस जयपुर में उन्होंने क्लास लगाना शुरू कर दिया कि क्लास लगाइए। राइट नाउ, दैट इज द थिंग्स। तो ये आप ही लोगों ने, यानी वो आपके बड़े भाई हैं, राइट नाउ, उन्होंने तो क्या किया, इस चैनल को आपको नींव रखी इसकी और इसको शुरू किया, फिर आगे विस्तार हुआ। चूंकि मैं तो ऑफलाइन में ज्यादा कंफर्ट फील करता था, तो बीच में ऑफलाइन जब क्लास होती है तो मैं उसमें चला जाता हूं जाकर के अपनी सर्विसेज देने के लिए। राइट नाउ, लोग बुलाते रहते हैं, कभी पटना, कभी दिल्ली तो है ही अपना, पटना हो गया, जयपुर हो गया, राइट नाउ चंडीगढ़ हो गया, समय समय पर ये सब लोग बुलाते रहते हैं। राइट नाउ, तो चले जाते हैं। लेकिन फिर अब आप लोगों ने फिर मनोबल दिया, नहीं नहीं सर, इसको आप 4-5 महीने से आप सक्रिय नहीं रहे हैं, आप इस पर सक्रिय होइए। तो फिर अब लेकिन स्थायी तौर पर ये आपका पौधा है और आपने ही लगाया है, आप ही इसको बड़ा कर रहे हैं। अब मैं इसमें कंटिन्यू रहूंगा, अब एक दिन के लिए भी एब्सेंट नहीं होऊंगा, ये मेरा संकल्प है। जहां तक मेरी क्षमता होगी, अगर कुछ ऐसा ही हो जाए कि मेरी ये स्थिति न रहे, तबीयत खराब हो जाए या कुछ और हो जाए, तभी मैं हाजिर नहीं रहूंगा। अदरवाइज मैं हर हाल में चैनल पर डेली रहूंगा, उपस्थित रहूंगा, ये कंफर्म है। राइट नाउ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो आप लोगों का ही बढ़ा हुआ है ये। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप लोगों का सपोर्ट जा ही रहा है। अब आप, उन्होंने इसको लगा दिया, प्लस इसको उस समय भी चमकाया, और अब आप इसको क्या कर रहे हैं? खड़ा कर रहे हैं और इसको आगे विस्तार लेकर के जा रहे हैं। आप ही लोगों का है ये सब। चलिए, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त चरित्र चित्रण है? यानी जो नौकरशाही है, आपकी सिविल सेवा है, उससे संबंधित इस बात में से कौन सी बात बिल्कुल सही आती है, उसको जरा देखिए। सर हम जरूर ही रहते हैं। वेरी गुड बेटा आर्यन, अरे बिल्कुल शानदार। अरे आप लोग तो बहुत स्पीडली इसको आगे लेकर के जा रहे हैं, मतलब उम्मीद से बढ़कर के। मतलब एक दिन में कम से कम 100-125 सब्सक्राइबर आ रहे हैं, आप लोग शेयर कर रहे हैं, इसको स्टेटस पर लगा रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं अपने लेवल पर,
उसकी वजह से ही तो इतना सब विस्तार हो रहा है, अदरवाइज कैसे संभव था ये। संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाले हैं अभिकरण हैं। अब देखिए, मैं इसका एक फिगर बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपकी सरकार है, ये आपकी संविधान के प्रति क्या है, संविधान के प्रति जवाबदेह है। इस सरकार के 3 अंग होते हैं, एक हो गई आपकी न्यायपालिका, एक हो गई आपकी विधायिका और एक हो गई आपकी कार्यपालिका। इस कार्यपालिका के अधीन ये आपका प्रशासन तंत्र है। इसी प्रशासन तंत्र को क्या कहा है, नौकरशाही। ये एक मॉडल है, मैक्स वेबर हुए थे, राइट नाउ जर्मन समाजशास्त्री थे, उन्होंने ये मॉडल दिया था। आपको बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा गवर्नेंस में, सिविल सेवा में, राइट नाउ। और जो लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन मुझसे पढ़े हैं गवर्नेंस, मैंने बहुत शानदार तरीके से इसको डिस्कस किया है, अच्छे से उत्तर देने की स्थिति में होंगे वो। तो वो ये कह रहा, अब इसका काम क्या है जरा बताइए। इसका काम ये है कि इस कार्यपालिका को नीति निर्माण करने में और विधि निर्माण करने में व्यावसायिक परामर्श देना। और दूसरी बात क्या है कि जब फिर ये विधायिका से अप्रूवल ले लेगी और फिर अब इसे जनता तक लेकर के जाएगी, तो जनता तक ले जाने का काम किसका है, इसी नौकरशाही का है, इसी प्रशासन तंत्र का है। प्रशासन तंत्र को हम क्या कहेंगे, नौकरशाही। एक मॉडल है ये, राइट नाउ, इस पर चर्चा करेंगे आप लोगों को। तो संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण ये उतना ठीक नहीं है। आइए, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण यह भी उतना ठीक नहीं है। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। अब राजनीतिक स्थायित्व की बात नहीं करेंगे, हम निरंतरता की बात करेंगे। अगर ये निरंतरता वर्ड दे देता यहां पर, राइट नाउ, तो फिर कुछ ठीक हो सकता था, कुछ फिर भी ठीक नहीं था। लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला अभिकरण, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन है इसका। यानी जो यहां पर नीति बन जाएंगी उनको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसकी है, इस नौकरशाही की है। आप लोगों ने बिल्कुल सही से उत्तर दिया है। अगर आपने समझ आधारित उत्तर दिया है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपने याद करके उत्तर दिया है तो थोड़ा सा इधर उधर प्रश्न हुआ तो आंसर आपका गलत हो जाएगा उस केस में, क्योंकि एज इट इज कमीशन प्रश्न नहीं करेगा, यह बात ध्यान रखिएगा। लेकिन हां, इसी प्रश्न को वो अलग डिजाइन करके आपसे पूछ लेगा। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है आपको, तो जो नए रूप में जो प्रश्न करेगा उस प्रश्न का उत्तर आप निश्चित तौर पर दे पाएंगे। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए फटाफट। सर ये प्रश्न नहीं समझ में आया, तो अब तो आ गया ना राम दुलारे बेटा, क्लियर हो गया ना। यानी प्रशासन तंत्र है, यानी जो नौकरशाही है। अब आपको इसलिए समझ में नहीं आया कि जिस बैच से आप आए हैं उस बैच में गवर्नेंस आप मुझसे पढ़े ही नहीं हैं, सोशल जस्टिस आप मुझसे पढ़े ही नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी आप मुझसे पढ़े ही नहीं, एथिक्स आप मुझसे पढ़े ही नहीं, राइट ना। कुछ छोटा सा हिस्सा आप पढ़े हुए हैं, राइट, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है। अब देखिए, सोशल जस्टिस से जुड़ गया, पॉइंट क्लियर है। आइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या उत्तर होगा इसका। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, उम्दा खेल रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार खेल रहे हैं। देखिए, किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु संविधान ने किसे अधिकृत किया है। भारत के राष्ट्रपति को। 341-42 वाला आर्टिकल जरा जाकर के देखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होने लगेंगी, राइट। जरा बेटा मूलपति मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। देखो ये रहा, आइए
340, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के जिन कठिनाइयों को वो झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने की दशा में सुधार करने के लिए किसी राज्य द्वारा उपाय किए जाने वाले, ये सारी बात इसमें दी हुई है 340 में। और आ जाइए अनुसूचित जाति के बारे में 341 में दिया हुआ है 341 में, और अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया हुआ है 342 में। तो अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 ये दोनों ही बातें किसको अधिकृत करती हैं? भारत के राष्ट्रपति को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा बेटा, सी नहीं होगा, समाज कल्याण मंत्री नहीं। ये रहा बेटा, राइट नाउ आर्टिकल क्या है? अब ये सोशल जस्टिस का हिस्सा हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही है ये, लेकिन इसको बहुत शानदार तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें सोशल जस्टिस में ये टॉपिक आपका नया जुड़ा है 2013 में सिलेबस में आपका जो चेंज हुआ है उसमें, क्योंकि पहले केवल सोशल इश्यू हुआ करता था, तो अब उस सोशल इश्यू को दो भागों में काट दिया। एक है आपका सोशल जस्टिस और दूसरा है इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी को डाल दिया उन्होंने पेपर 3 में और सोशल जस्टिस को डाल दिया उन्होंने पेपर 2 में। मतलब आपकी जो राज्य व्यवस्था है समाज के उस वर्ग तक कहां तक पहुंची, यानी उनको वास्तव में आपने लोकतंत्र की अनुभूति कराई या नहीं, उनके लिए वहां तक आप लोकतंत्र को लेकर के गए या नहीं, उनका वो विकास हुआ या नहीं, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके लिए अब आप क्या कर रहे हैं। ये सारा संदर्भ किससे होता है? सोशल जस्टिस से। और इसमें 40 अंक आपसे पूछे जाते हैं, लगभग 40 अंक के प्रश्न होते हैं मेंस में और प्रीलिम्स में, इसीलिए इस तरह के प्रश्न डिजाइन किए गए हैं। इसी तरह से गवर्नेंस वाला सेगमेंट है, ठीक है ना। तो पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी सामान्य तौर पर स्टूडेंट यही कर लेता है, गवर्नेंस के नाम पर 2-4 क्लासें हो जाती हैं, गवर्नेंस हो गया। सोशल जस्टिस के नाम पर क्या होता है कि कभी सोसाइटी वाला सेगमेंट करा दिया जाता है, हो गया साहब सोशल जस्टिस। ऐसा नहीं है भैया, जरा क्वेश्चंस को देख लीजिए आराम से। लेकिन आपको इस प्लेटफॉर्म पर ये सेगमेंट वाइज आपको मिलेंगे, पॉलिटी आपको अलग से मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, गवर्नेंस सेगमेंट आपको अलग से मिलेगा, सोशल जस्टिस है वो अलग से मिलेगा, इंटरनल सिक्योरिटी है वो अलग से मिलेगा, इथिक्स है वो अलग से मिलेगा, राइट ना। और फिर हो गया आपका ऑप्शनल, राइट ना। तो एक तरह से हस्ताक्षर हो जाता है मेंस के लिए बहुत अच्छा, और प्रीलिम्स भी डेफिनेटली क्वालिफाई होगा, कोई कारण नहीं बनता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई ना हो। तो चीजें अभी शेप ले रही हैं, राइट नाउ चीजें अभी शेप ले रही हैं, कुछ ही समय में ये अपना आकार ले चुकी होंगी। और सेशन से आप जुड़े रहिए, चैनल से आप जुड़े रहिए, और एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद में इन चीजों को बहुत शानदार तरीके से क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ए हो जाएगा। ऑनलाइन में गारंटी है ऑफलाइन वाली फीलिंग दमदार तरीके से, यानी मेंस के आंसर्स चेक होकर के मिलेंगे आपको। मेंस की टेस्ट, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कराना तो बाएं हाथ का खेल है, कोई भी करा सकता है उसको, राइट ना। क्या है, क्वेश्चन ही सेट करके देने हैं, डाउन उस पर अपलोड कर दीजिए, स्टूडेंट दे देगा, हो जाएगा। लेकिन बात आती है मेंस की टेस्ट सीरीज को लेकर के, हम चलाएंगे उसको, राइट नाउ प्रॉपर रिव्यू करके देंगे कि कहां गलती हुई है और कहां गलती नहीं होनी चाहिए, राइट नाउ। और मेंस का क्लास उम्दा होगा, आप लोगों का उम्दा क्लास होगा मेंस का, राइट नाउ। तो आइए, भारत का राष्ट्रपति 19 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? अब इसमें 4 प्रधानमंत्रियों का नाम दिया हुआ है, जिनमें से 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वो राज्यसभा के थे, और 1 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो लोकसभा के सदस्य थे। तो ये कह रहे हैं कि जो लोकसभा के सदस्य थे वो वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? आर्यन बेटा, बहुत जल्दी एप्लीकेशन पर काम शुरू हो चुका है, काम हो रहा है। हम लोग अभी 8-10 दिन ही तो हुए हैं आप लोगों से रूबरू हुए, थोड़ा सा ये चीजें शेप ले लें अपने प्रॉपर, उसमें हम लोग भी उस पर प्रॉपर R&D कर रहे हैं, हैंड रिटेन नोट्स वगैरह है, और भी उस बहुत सारी चीज़ों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसमें, तो वो अंडर प्रोसेस हैं, वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होने वाली हैं। मतलब अब इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, वो अपनी क्लिनिक से पर तो रहता ही है, ठीक है, कोई विशेष बात हो गई, राइट ना, वहाँ चले गए,
इलाज करने के लिए, तो ठीक उसी तरह से हम लोग भी आते जाते रहते हैं और आते जाते रहेंगे। जिनको बैच लॉन्च करना है या बैच में गड़बड़ी हो गई है तो चलो भाई सर को बुला लीजिए, तो वहाँ सर्विसेज होंगी, लेकिन इस वाली सर्विसेज से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर, आई.के. गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जरा बताइए कौन होंगे। तो देखिए इसका आंसर है आपका चंद्रशेखर। एच.डी. देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे तो ये राज्यसभा के सदस्य थे, आई.के. गुजराल भी राज्यसभा के सदस्य थे, और आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह तो दोनों कार्यकाल में राज्यसभा से ही चुन करके आए थे, राइट। वो तो लोकसभा का चुनाव जीत ही नहीं पाए थे। तो इन 4 प्रधानमंत्रियों में एकमात्र चंद्रशेखर जो कि कांग्रेस के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने थे, और कांग्रेस ने थोड़ा सा ब्लैकमेल किया और ये सदन में गए। श्री राजीव गांधी का चंद्रशेखर जी के लिए एक चिट्ठी गई कि अभी जल्दबाजी मत कीजिएगा। उन्होंने सदन के अंदर चिट्ठी फाड़ दी और त्यागपत्र दे दिया। वो प्रधानमंत्री होता है, कोई दबाव में काम थोड़ी नहीं करूंगा, प्रधानमंत्री की गरिमा है, राइट। अगर आपने सपोर्ट किया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मैं आपकी उंगलियों पर नाचूंगा, कोई मतलब नहीं है। त्यागपत्र दे दिया। बड़े नैतिक अद्भुत व्यक्ति थे ये, अद्भुत व्यक्तित्व था इनका, चंद्रशेखर जी का। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। बलिया के थे ये, और वहां पर बोला जाता है कि बलिया के शेर, राइट ना, इनकी बात निराली थी, अद्भुत। यानी अकेले सांसद अपनी पार्टी के, यानी खुद की पार्टी और खुद ही उसके क्या थे, ये निर्वाचित सांसद थे। ये बहुत बड़ी बात है, समझ में आ गया ना। इंदिरा गांधी सबसे पहले थी, ऋतु कुशवाहा। अगर आपसे यह प्रश्न किया जाए कि उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो पहली बार, वो पहला प्रधानमंत्री बताइए जो पहली बार राज्यसभा का सदस्य होकर के प्रधानमंत्री बना था, तो वो है आपकी इंदिरा गांधी। आप इसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। वो उस तरह से प्रश्न किया जाता है। 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा? निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत हो आपको, इस पर तो खूब हमारी बात हो चुकी है। महाधिवक्ता को, राइट, महान्यायवादी को, अतिरिक्त महाधिवक्ता को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाई जो एडवोकेट जनरल है उसे तो स्टेट की बात करेंगे ना, राइट नाउ। तो महान्यायवादी भारत का है, तो टिक किसको करेंगे आप? बी को करेंगे। यहां पर बी आंसर सही है, राइट। 21 का खूब चर्चा हुई है इस पर। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा? यस, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? यानी राष्ट्रपति अनुपस्थित हो गए हैं, क्या कहें? अनुपस्थित। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 65 की धारा 2 के अनुसार कौन काम करते हैं? उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो अब कौन राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा? तो इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं खूब विस्तार से आपके पिछले सेशन में। तो आंसर दीजिए फटाफट। देखिए आंसर मिल भी रहा है हमें, एक्सीलेंट, बहुत शानदार। भारत के प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी। आंसर होगा ए। और यह किससे हुआ है? यह हुआ है संसदीय अधिनियम से। अनुच्छेद 70 के तहत संसद को यह अधिकार दिया है कि ऐसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, यानी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संसद विधि बनाए। और संसद ने 1969 में यह लॉ पास किया है अनुच्छेद 70 के तहत। और उस लॉ में यह लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है?
यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है और इस निर्वाचक मंडल का गठन किसके तहत होता है? अनुच्छेद 54 के तहत। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, कौन शामिल नहीं होंगे? तो देखो भाई, ये तो शामिल होंगे ही होंगे, ये भी शामिल होंगे और ये भी शामिल होंगे, लेकिन यहां पर जो विधान परिषद दी हुई है इसको कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी होगा। यानी राज्यों के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, राइट। इसलिए विधान परिषद के न तो इलेक्टेड सदस्यों को भाग लेने का अधिकार है और ना ही नॉमिनेटेड को लेने का अधिकार है, ठीक है ना। नॉट इलेक्टेड, नॉन नॉमिनेटेड। लेकिन इसमें क्या है कि इलेक्टेड मेंबर्स को मतदान का अधिकार है, मतदाता के रूप में इन्हें स्वीकार किया गया है आर्टिकल 54 के तहत। आशा करता हूं यह चीज आपको समझ में आ गई होगी और इस पर हमने काफी चर्चा पहले की भी है आपसे, ठीक है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना की आवश्यकता है? यानी अनुच्छेद 61 के तहत जब आप महाभियोग चलाएंगे, क्या महाभियोग चलाएंगे किस पर? राष्ट्रपति पर, तो उसके लिए राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। तो कितने दिन की सूचना देनी पड़ेगी? यह बात आर्टिकल 61 में स्पष्ट तौर पर लिखी गई है। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा बेटा? उम्दा खेल रहे हैं, बहुत शानदार, एक्सीलेंट, बहुत सुंदर। 7 दिन पहले, 21 दिन पहले, 14 दिन पहले, 30 दिन पहले। तो कितना है आपके? 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी पड़ेगी। कितना? 1/4 सदस्य। कितना? कुल सदस्यों के 1/4 सदस्य लिखित रूप में सदन को क्या देते हैं? सदन को प्रस्ताव देंगे। लेकिन ऐसा प्रस्ताव देने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या देनी होगी? सूचना देनी होगी कि भाई आपके विरुद्ध हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, राइट नाउ। 1/4 सदस्य नहीं होंगे, सिग्नेचर नहीं होंगे 1/4 सदस्य के। अगर लोकसभा में है तो लोकसभा के 543 का 1/4 होना चाहिए, और अगर राज्यसभा में लेकर के जा रहे हैं तो 245 का 1/4 होना चाहिए लिखित रूप में, राइट नाउ। तब आप संसद को अवगत कराएंगे, किसी सदन को, संबंधित सदन को, और फिर उसको एडमिट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा आपको। कितने का? 14 डेज का। वेरी गुड। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सभी लोग बहुत उम्दा खेल रहे हैं, बहुत शानदार सेशन है आप लोगों का, और इस तरह की भागीदारी हमारे मन को भी क्या करती है? प्रफुल्लित करती है कि बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं, राइट नाउ। अच्छा जवाब आप देते हैं तो हमारे मनोबल में वृद्धि होती है इस बात से कि अच्छा है, बहुत अच्छे स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं, राइट नाउ। चलिए, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये आपकी विशेषताएं दी हुई हैं और वो कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली के संबंध में उपर्युक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं सही नहीं हैं। यानी जो विशेषताएं हमारी हैं वो तो आपको हैं, लेकिन जो नहीं हैं उनको बताना है आपको कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारी संसदीय प्रणाली की नहीं है, संसदीय सरकार की नहीं है। भाई केंद्र स्तर पर संसदीय सरकार है, राइट, उस पर नहीं है। जरा बताइए क्या होगा? गणतांत्रिक व्यवस्था, तो भाई हमने गणतंत्र को तो स्वीकार किया है, एकदम सही है ये तो। संसदीय संप्रभुता, तो ये हमारे यहां पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने तो संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक संतुलन को स्वीकार किया है। क्या है हमारे यहां पर? संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का मिश्रण है हमारे यहां। क्या है? मिश्रण।
यानी हमारे यहां पर संसदीय संप्रभुता नहीं है जैसे कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, हमारे यहां उस तरह की सर्वोच्चता नहीं है। आपने कानून पास किया है तो उसकी संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अगर आप संविधान में संशोधन भी करते हैं तो आपको ऐसा कोई संशोधन करने का अधिकार नहीं है जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता हो, और अगर आपने ऐसा किया है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू करेगी कौन? न्यायपालिका। तो यह हमारे यहां का करेक्टर नहीं है, यह ब्रिटेन का करेक्टर है। मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व, यह भी गलत है। राइट नाउ हमारे यहां ऐसा सिस्टम नहीं है, यह ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में वहां पर कोई भी इस तरह का काम होता है तो वहां पर काउंटर साइन होते हैं किसके? संबंधित मंत्री के। आ जाइए, प्रधानमंत्री निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, यह भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। यह स्टेटमेंट कहां लागू होता है? ब्रिटेन में लागू होता है कि वहां हाउस ऑफ कॉमन्स का जो सांसद होगा उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। लेकिन हमारे यहां तो अभी आपने पढ़ा है, एच.डी. देवगौड़ा हो गए, इंद्र कुमार गुजराल हो गए, मनमोहन सिंह हो गए, राइट नाउ आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी हो गई, राइट। इस तरह से बहुत सारे प्रधानमंत्री हमारे यहां पर हुए हैं जो राज्यसभा से निर्वाचित होकर के आए थे और उन्होंने 10-10 साल हमारे यहां पर क्या किया है? शासन किया है। मनमोहन सिंह ने तो 2 रिजिम शासन किया था। तो यह हमारा करेक्टर नहीं है। अब यह कह रहा नहीं है तो 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है। अगर वो पूछता है तो हमारे यहां पर गणतांत्रिक व्यवस्था है, तो गणतांत्रिक व्यवस्था का ऑप्शन नहीं है इसमें, तो फिर उस हिसाब से डिजाइन करता वो। ठीक है, गणतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के। तो पॉइंट की क्लैरिटी हो गई बेटा। आंसर बी क्यों होगा? बी का उत्तर आपको समझ में आ गया। अगर आपने पहले से रटा हुआ है तब तो बात नहीं बनेगी, और अगर आप इस तरह से समझे हुए थे ऑलरेडी, देन आप बी को टिक कर रहे हैं, तो फिर अगर इससे भिन्न कोई प्रश्न करेगी यूपीएससी तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। किसमें निहित है भैया? संघ की कार्यपालिक शक्ति जरा बताइए किसमें निहित की गई है? इस पर तो खूब चर्चा हुई है हमारी, पिछले 2-3 सेशन में काफी चर्चा हुई है। जब से हमने राष्ट्रपति पढ़ाना शुरू किया है, राष्ट्रपति हुआ है, फिर आपकी प्रधानमंत्री हुए हैं, मंत्री परिषद हुई है, उपराष्ट्रपति हुए हैं, और फिर अब इन सबको आज के सेशन में सबको शामिल कर लिया हमने। जरा बताइए किसमें होगी संघ की कार्यपालिक शक्ति? किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में, मंत्री परिषद में, राष्ट्रपति में, संसद में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। किसमें होगी आपकी? राष्ट्रपति में। और यह बात किसमें लिखी हुई है? अनुच्छेद 53 की धारा 1 में। धारा 1 में क्या लिखा हुआ है? संघ की समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग या तो वो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी अटेम्प्ट करवा चुके हैं और आप उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी पिछले सेशन को आप भूले नहीं हैं। यह बहुत शानदार बात है। वेरी गुड। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा इसका उत्तर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यस, एक्सीलेंट, बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार खेल रहे हैं। अच्छा बेटा, आप इस पर कमेंट करके हमें यह भी बताते रहें कि किसी और पर अगर आपको सेशन चाहिए सोर्स वीडियो के तौर पर, राइट। जैसे अभी हाल ही में सीए काफी चर्चित मुद्दा है, वैसे मैं इस पर एक सेशन ले चुका हूं ऑलरेडी, जब ये सीए कानून पारित हुआ था। प्ले लिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बार और इसको डिस्कस कर दीजिए। तो आप लोग भी इस तरह से कोई सोशल इशू है या कोई बात है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमें इस पर सेशन चाहिए, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, किसी भी सेगमेंट का हो, आप कमेंट करके, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर
सेशन होना चाहिए तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं, तो उस पर हम लोग उस सेशन को लाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, यानी हम जो दे रहे हैं वो तो आपको देंगे ही, लेकिन अगर आपको कोई सेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके हमें बताते रहिए समय समय पर, हम उस पर काम जरूर करेंगे। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? जरा बताइए। मोहम्मद कादिर, सभी वाद की कंप्लीट। अच्छा, आप सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी केसेज हैं उस पर आप चाहते हैं, तो बेटा उसमें एक क्लास पर तो बात नहीं बनेगी, उस पर तो फिर पूरा मैराथन लेकर के आना पड़ेगा राइट नाउ, क्योंकि केसेस की संख्या तो बहुत ज्यादा है। अगर महत्वपूर्ण केसों की भी अगर हम बात कर लें तो तब भी कम से कम 5-6 घंटे का सेशन चाहिए उस पर। तो अगर मैराथन क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं तो फिर आप बताइए, हम उस पर यानी थंबनेल बनवा करके और उस पर लेकर के आते हैं। जरा कमेंट करके बताइएगा मोहम्मद, और आप लोग भी सब बताइएगा कि क्या आप लोग मैराथन के लिए तैयार हैं अभी के हालात में, क्योंकि अभी आपके 26 मई को प्रीलिम्स है। तो इसके लिए अगर सभी, वैसे तो कंटेम्प्रेरी इशू ही हो गया वादों को लेकर के, तो ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बस वही है भागीदारी वाली बात है कि आप लोग उसमें भागीदार हो पाएंगे सब लोग। चलिए उसको सेशन को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है राइट नाउ। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? अगर उसके लिए एक और बात ये बता दें आप लोग कि अगर उस मैराथन क्लास अगर लेकर के आएंगे सभी केसेस को लेकर के, तो टाइम क्या होना चाहिए, सूटेबल टाइम क्या होगा उसके लिए आप लोगों का, वो टाइम भी आप बता दीजिएगा कि इतने बजे से इतने बजे तक हो जाए, ताकि आप लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहे। ठीक है, लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों सदनों से अलग अलग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। सर आप जितना क्लास लेंगे सब ले लेंगे हम लोग। वेरी गुड बेटा, डेफिनेटली। चलिए, आप लोगों का, जब आप लोगों का निर्णय है तो फिर मैं तो आप लोगों के लिए हूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। और मुझे तो पढ़ाना मेरा क्या है, पैशन है राइट नाउ, मुझे पढ़ाने में बहुत। अब देखिए मैं 2 घंटे से आपके सामने खड़ा हुआ हूं, खड़े खड़े क्लास ले रहा हूं, और 50 साल की मेरी उम्र है राइट नाउ, एग्जैक्ट 50 की उम्र है मेरी राइट नाउ, आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, और 2 घंटे हो गए आपके सामने चर्चा करते हुए। तो आप लोगों का एनर्जी लेवल और ईश्वर का आशीर्वाद सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8-10 घंटे तो यूं ही निकल जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। 7 PM राइट टाइम, ओके राम दुलारी, मतलब शाम का वक्त होना चाहिए। ठीक है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए इस पर जरूर सेशन लेकर के आएंगे, और भी आप कमेंट करते रहिए, सेशन आपको मिलते रहेंगे, आप चिंता ना करें। लोकसभा के किसी भी, ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटी को ही लेकर के, किसी भी खंड को लेकर के राइट नाउ, छोटा सेगमेंट हो या बड़ा सेगमेंट हो, चलिए लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों सदनों से अलग अलग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? फटाफट आंसर दीजिए। प्रीति सिंह 8 बजे की बात करें, कोई दिक्कत नहीं बेटा, शाम को ले लेंगे, कोई इशू नहीं, मतलब आप लोग शाम के समय का ज्यादा वो हैं। ठीक है बेटा, शाम को ले लेंगे आप डेफिनेटली। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर त्यागपत्र देना पड़ेगा? बताइए जरा। लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों सदनों से अलग अलग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट, क्या उत्तर होगा इसका? आंसर दीजिए बेटा फटाफट। कहां रुक गए आप लोग? मुझे लग रहा है दूसरी तरफ ध्यान चला गया। या चलिए कोई बात नहीं, अब सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 5 मिनट बात कर लेंगे आपकी इस पर पहले सेशन कंप्लीट कर लेते हैं। सर पॉलिटी प्लस हिस्ट्री वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट पर? ओके बेटा, ठीक है
ठीक है, उस पर भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लेना। विजय जरा नोट कर लो, जो जो टॉपिक बता रहे हैं उस टॉपिक को नोट कर लीजिए, जिन जिन टॉपिकों पर। ठीक, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लोकसभा से। क्यों होगा लोकसभा से? क्योंकि यह अधिकार लोकसभा को ही है, अनुच्छेद 75 की धारा 3 के तहत। यह कथन कारण में भी क्वेश्चन बनता है, तो लोकसभा को यह क्यों है, राइट? ओम नारायण चौधरी, वेलकम टू बेटा ओम नारायण चौधरी। मुझे लग रहा है आज आप पहली बार सेशन में शामिल हुए हैं। वेलकम, जिगीशा परिवार के इस चैनल पर आपका स्वागत है और आप कंटिन्यू सेशन से जुड़े रहें, और नए सदस्य का भी वेलकम कीजिए आप सब लोग। ऑल द बेस्ट। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा? संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है। क्या लाभ है जरा बताइए? कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। क्या यह लाभ मिलेगा हमें? यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। क्या यह कथन सही है? ओके बेटा, मैं समझ में आ गया, यानी लिंक नहीं हो पा रहा है। ठीक है प्रीति सिंह, लिंक कर देंगे उसको, डोंट वरी। ठीक, समझ में आ गया मुझे, एक मैराथन में काम हो जाएगा। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। जरा बताइए। ओके, 28 का सी सी सी, वेरी गुड। सर यूपीएससी में 5 सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहता है, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, इनमें से कोई पर भी क्लास ले आओ। ओके बेटा, मुझे भी समझ में आ रहा है, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर, संसदीय शासन का प्रमुख लाभ यह है, तो यह तो गलत हो गया, यह तो अध्यक्षीय सरकार का है। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, यह भी गलत है, क्योंकि यह भी अध्यक्षीय प्रणाली का है। यह दोनों अध्यक्षीय प्रणाली के हो गए, ये अमेरिका में है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, हां यह है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता, यह भी किसका है? यह भी अध्यक्षीय प्रणाली का लक्षण है। यह भी यानी राष्ट्रपति को चुनाव के माध्यम से ही बदलेंगे भाई अगली बार, वो तो स्थायित्व है वहां पर, राइट ना। मंत्रिपरिषद को विघटित थोड़ी नहीं कर सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, तो आंसर होगा आपका सी 28 का। वेरी गुड। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए इसका। इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है अध्यक्षात्मक शासन में। यह अमेरिकी प्रणाली है, भारत में नहीं है। यह भारत में तो संसदीय है, तो थोड़ा सा अध्यक्षीय का भी कंपैरिजन कर देते हैं यहां। इसमें राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, इसमें राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से सत्य कौन सा है, यानी जो सत्य स्टेटमेंट है उसको आप बताइए। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? राइट? यस, 29 डी डी डी, वेरी गुड वेरी गुड। उम्दा खेल रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार, एक्सीलेंट। यानी ये भी सही है, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, क्योंकि एक ही कार्यपालिका होती है यहां। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं और शासनाध्यक्ष भी होते हैं, तो ये भी सही है। इसमें राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, ये भी सही है। इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। अगर जवाबदेह होता है ये लिखा होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन जवाबदेह नहीं है इसलिए ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी सभी सही हैं। इसके क्या है? सभी सही हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है
और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या उत्तर होगा? भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, क्यों है भैया संसदीय? फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30 है, जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ठीक, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ठीक है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अच्छा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अच्छा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जरा बताइए इसमें से क्या सही होगा 30 का? दीपक यादव, कमल कुमार, रितु कुशवाहा, कुर्बान अली, मोहम्मद कादिर, ओमकार चौधरी, ओम नारायण चौधरी, वेरी गुड बेटा, प्रीति सिंह, वेरी गुड, अजय, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, आप लोग उम्दा खेल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, तो अगर यह बात सही नहीं है संसदीय सरकार के लिए, क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका में आप चले जाइए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स का भी चुनाव वहां पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष विधि से होता है, तो वहां पर तो संसदीय सरकार नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक नहीं जाएगा। आइए, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राइट? तो अगर संशोधन की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस करती है, अध्यक्षीय प्रणाली में भी, और आपके संसदीय प्रणाली में भी करती है विधायिका, राइट? तो ये ऑप्शन भी नहीं ठीक बैठता है। अब आइए, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अरे भाई, तो ये तो संघात्मक लक्षण हुआ, राइट नाउ, कि भाई राज्यसभा यानी एक दूसरा सदन होगा जो राज्यों का प्रतिनिधि सदन होगा और वो स्थायी सदन होगा ताकि राज्यों के हितों को सुरक्षित रख सके, तो ये बात भी ठीक नहीं लग रही है। अब आइए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह संसदीय प्रणाली का करेक्टर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, राइट नाउ। मंत्रिपरिषद का गठन किससे हुआ है? आपके विधायिका से हुआ है, और मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी है, यानी जब चाहे तब वो विधायिका को पदच्युत करके, यानी कार्यपालिका को पदच्युत करके, मंत्रिपरिषद को पदच्युत करके उसकी जगह पर नई मंत्रिपरिषद बिठा सकती है। 1996 का आप उदाहरण ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी, उनको हटा दिया, फिर एच.डी. देवगौड़ा को बिठा दिया, उनको हटा दिया, फिर इंद्र कुमार गुजराल को बिठा दिया, उनको भी हटा दिया, और फिर भंग हो गई, और फिर क्या हुआ? मध्यावधि चुनाव हुए। ठीक है ना, दैट इज द थिंग्स। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, आंसर डी जाएगा 30 का। चलिए, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, और जरा इस प्रश्न पर विचार कीजिए और अपना उत्तर देने की कोशिश कीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं हैं? अब इसमें यह बताना है कि संबंधित नहीं है, जो है उनको नहीं है वो बताना है आपको। तो 31 का आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा? यस, सामूहिक उत्तरदायित्व, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका, जरा बताइए क्या होगा? दीपक यादव, 31 का डी। ओके, ओम नारायण चौधरी, वेरी गुड, कुर्बान अली, वेरी गुड, उम्दा प्रदर्शन है आप लोगों का, बहुत शानदार प्रदर्शन है। मोहम्मद कादिर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत सुंदर। प्रीति सिंह, एक्सीलेंट बेटा, बहुत शानदार। चलिए, तो क्या होगा आपका? डी होगा आपका। क्या होगा? डी। केवल डी आंसर सही है,